वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग और आप सभी लोगों के लिए नमस्कार। आज हम फिर से साइंस का सब्जेक्ट का सेट लेकर आए हैं, जिसमें हम जेल पहरी का जो पुराना पेपर है, पुराने पेपर में साइंस किस तरीके से पूछा गया है, उस पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी, सभी लोग इसको देखें और इन 20 क्वेश्चनों के साथ साथ और जितने भी जुड़े हुए लगभग 30 से 40 क्वेश्चन हैं, उन सभी को मैं यहाँ पर बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि त्वरण की इकाई क्या है। त्वरण को हम कैसे मापते हैं, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इसकी जो यूनिट है वो है मीटर सेकेंड स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या है? मीटर सेकेंड स्क्वायर। मीटर सेकेंड स्क्वायर, मीटर सेकेंड स्क्वायर इसकी यूनिट है और इसमें त्वरण मापा जाता है। अब आपसे पूछा जा सकता है त्वरण क्या है, तो कई बार परिभाषा दी रहती है कि आवेग परिवर्तन की दर है, बल परिवर्तन की दर है, घर्षण परिवर्तन की दर है, वेग परिवर्तन की दर है ना। तो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि वेग क्या होता है। तो वेग एक प्रकार की स्पीड ही है। जैसे चाल हमेशा दूरी के सापेक्ष निकलती है, चाल हमेशा दूरी के सापेक्ष निकलती है, वैसे ही वेग हमेशा विस्थापन के सापेक्ष निकलता है। वेग हमेशा विस्थापन के सापेक्ष निकलता है। जब दूरी में आप समय का डिवाइड करते हैं तो आपको चाल प्राप्त होती है। उसी तरीके से जब आप विस्थापन में समय का डिवाइड करते हैं तब आपको वेग प्राप्त होता है। अब ये दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, ये मैं आपको फिजिक्स के चैप्टर में डिटेल से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अभी आप केवल इतना याद रखिए कि जो वेग है वो विस्थापन के सापेक्ष प्राप्त होता है और उसी वेग में जब परिवर्तन आता है, देखो वेग जब कोई गाड़ी चल रही है तो उसका एक निश्चित एक समान वेग है, लेकिन उसकी जो स्पीड है वो कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा हो तो वेग में परिवर्तन होता है। उसी वेग परिवर्तन, चेंजेस ऑफ वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और जो इसकी यूनिट है वो हम मीटर सेकेंड स्क्वायर में मापते हैं। मीटर में क्यों मापते हैं? क्योंकि हमेशा दूरी का जो मात्रक है वो मीटर होता है। आप जानते हैं दूरी का जो मात्रक है वो हमेशा क्या होता है? मीटर होता है। लेकिन जब दूरी चलेगी तो दूरी को हम देखो दूरी का मात्रक क्या है? दूरी का मात्रक मीटर होता है। दूरी का मात्रक मीटर होता है। तो दूरी तय करने में समय तो लगेगा ना, तो समय जब लगेगा तो समय को आप किससे मापेंगे? सेकंड से मापेंगे। ठीक है, और ये सेकंड स्क्वायर होता है। स्क्वायर इसलिए होता है क्योंकि इसमें दूरी का समय भी इंक्लूड होता है और विस्थापन का भी होता है। कैसे, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने वाला पदार्थ है। मैं आपको यहां इजीली भाषा में समझा रहा हूं, वहां ये थोड़ा सा अजीब तरीके से लिखा था जो कि हमें समझ में नहीं आ पाता। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हड्डी से मांसपेशी को कौन जोड़ता है? हड्डी से मांसपेशी को कौन जोड़ता है? हड्डी से पेशी को कौन जोड़ता है? हड्डी से मसल्स को कौन जोड़ता है? एक ही बात है। हम एक चीज रट लेते हैं, जब दूसरी चीज लिखी आ जाती है तो हमें कंफ्यूजन होता है। तो पेशी हो मांसपेशी हो एक ही बात है, चाहे मसल्स कह दो आप। ठीक है, तो हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का जो काम है वो कौन करता है? वो करता है टेंडोन। अब ये टेंडोन क्या है भाई साहब? ये एक प्रकार का पदार्थ होता है। टेंडोन, आपकी बॉडी में दो पदार्थ पाए जाते हैं, एक टेंडोन और एक लिगामेंट। ठीक है, लिगामेंट क्या करता है? जैसे आपकी देखो ये हड्डी है, ये हड्डी है, इस हड्डी को कहा जाता है रेडियस अल्ना, इस हड्डी को कहा जाता है रेडियस अल्ना, और इस हड्डी को कहा जाता है आपका ह्यूमरस। इस हड्डी को क्या कहा जाता है? ह्यूमरस। तो ये ह्यूमरस और रेडियस अल्ना यहां जुड़ी है। तो यहां ये किससे जुड़ी है? कभी आपने सोचने की कोशिश की यहां किससे जुड़ी है? देखो आम भाषा बात अलग है, समाज में लोग कहते हैं कि भाई ये टहनी से जुड़ी है। अब ये टहनी तो ठीक है, लेकिन ये टहनी के अंदर भी क्या है? ये रेडियस अल्ना और ये ह्यूमरस जो है ये टहनी से जुड़ी है, लेकिन इस टहनी में भी ऐसा क्या है जो इसे जोड़े है? बात समझ में आ रही है? तो आपका जो पूरा शरीर है, आपके शरीर में केवल दो चीजें हैं, एक तो हड्डी और दूसरा मसल्स, जैसे आप हिंदी में मांसपेशी कहते हैं, मतलब मांस और हड्डी के अलावा आपके शरीर में कुछ नहीं है। मांस और हड्डी के अलावा आपके शरीर में कुछ हो तो आप मुझे बता दीजिए। कुछ आपको लग सकता है लेकिन वो होता अल्टीमेटली मांसपेशी ही है या हड्डी ही है। बात क्लियर है? तो जब पूरा शरीर बनता है तो जैसे एक घर बनता है तो घर को आप किससे जोड़ते हो? घर में ईंट भी रहती है, लोहा भी रहता है,
ठीक है, टेरेस भी रहता है। सबको जोड़ने का काम सीमेंट से किया जाता है ना। कहीं कहीं सीमेंट में रेत मिला दी जाती है, कहीं कहीं सीमेंट में गिट्टी मिला दी जाती है, उसी को हम कंक्रीट कह देते हैं, कहीं कहीं उसको हम बारीक गारा कह देते हैं। तो वैसे ही कुछ गारा और कंक्रीट हमारे बॉडी में होते हैं, जिन्हें टेंडन मतलब कंडरा और लिगामेंट मतलब स्नायु, हिंदी में थोड़ा कठिन होता है, टेंडन और लिगामेंट कहा जाता है। तो एक बात हमेशा याद रखना, जब भी हड्डी से हड्डी जुड़ेगी, बोन से बोन जुड़ेगी, तो उसे जोड़ने का काम कौन करेगा? लिगामेंट। कौन करेगा? लिगामेंट। और जब भी हड्डी को, अब देखो यहां हड्डी है लेकिन ये ऊपर मांस भी जुड़ा है, इस हड्डी से मांस जुड़ा है, तो वो जुड़ा होता है टेंडन से। किससे जुड़ा होता है? टेंडन से, मतलब कंडरा से। तो ये हड्डी है, यहां हड्डी से जुड़ेगी या यहां मांस से जुड़ेगी, बस दो चीजों के अलावा तीसरा कुछ है नहीं। तो एक टेंडन और एक लिगामेंट, दो पदार्थ आपके शरीर में पाए जाते हैं। तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये सब प्रोटीन के बने होते हैं, आप इस चीज को याद रखें। नेक्स्ट, विषाणु जनित रोग है। विषाणु का मतलब होता है वायरस। वायरस शब्द जानते हैं, विषाणु थोड़ा हमें फंसा देता है। विषाणु का मतलब होता है ऐसा अणु जिसमें विष हो, ऐसा अणु जिसमें विष हो, जिसे हम वायरस कहते हैं। और वायरस की कुछ बीमारियों को पूछा था कि कौन कौन सी बीमारी हैं जो वायरस से होती हैं। तो वायरस से हजारों बीमारी होती हैं, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन में होगा वही हमको टिक करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन था डेंगू, है ना। तो डेंगू आपको पता है वायरस से होता है। किस वायरस से होता है? तो अरबो वायरस से होता है। ठीक है, अरबो वायरस से डेंगू हो जाता है, क्योंकि जब डेंगू होता है तो व्यक्ति के शरीर में प्लेट कमने लगती हैं। एक्चुअल में उनको प्लेटलेट्स कहा जाता है, जो आपके ब्लड में पाई जाती हैं। और प्लेटलेट्स की जो कमी है वो अरबों की संख्या में होती है, ऐसा आप मान लें। अरबों से याद हो जाएगा अरबो वायरस। कौन सा वायरस? अरबो वायरस जब आपकी बॉडी में जाता है एडिस मच्छर के माध्यम से, क्योंकि एडिस मच्छर का जो एडिस जो मच्छर है, कई बार पूछा गया है कि डेंगू का जो मच्छर है, डेंगू का जो मच्छर है वो किस पानी में पैदा होता है? तो याद रखना, स्वच्छ पानी में। स्वच्छ पानी में, जिस पानी को आप पीते हैं उसी पानी में डेंगू का मच्छर होता है, और उस मच्छर के अंदर अरबो वायरस होता है। जैसे ही मच्छर आपको काटता है, आपके अंदर अरबो वायरस चला जाता है। अरबो वायरस आपके बॉडी में जाकर, आपके खून में जाकर, खून के अंदर प्लेटलेट्स को खाने का काम करने लगता है, और आपकी जो प्लेटें हैं, प्लेटलेट्स हैं, वो धीरे धीरे कमने लगती हैं, जीरो हो जाती हैं, और आपको डेंगू हो जाता है। फिर आपके शरीर में SN1 टेस्ट किया जाता है, और SN1 टेस्ट से डेंगू का परीक्षण हो जाता है, और डेंगू का परीक्षण होने के बाद फिर आपको बहुत सारी मेडिसिन दी जाती हैं, और जिससे डेंगू ठीक हो जाता है। पपीते का रस भी पिलाया जाता है, पपीते के पत्तों का रस भी पिलाया जाता है, छेना के रसगुल्ले भी खिलाए जाते हैं, जिससे प्लेट बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो ये थी डेंगू की बात। एक और है खसरा। खसरा भी वायरस से होता है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि खसरा किस वायरस से होता है। एड्स भी वायरस से होता है। एड्स भी वायरस से होता है ना। आपका मलेरिया वायरस से नहीं होता, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। आपका टाइफाइड, टीबी, टिटनेस, टाइफाइड, टीबी, टिटनेस मतलब तपेदिक, है ना। तपेदिक, टीबी, टिटनेस, कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग जानते हैं ना आप, कुष्ठ रोग, ये सभी होते हैं बैक्टीरिया से। ये सभी किससे होते हैं? बैक्टीरिया से, है ना। तो बहुत सारी बीमारी हैं जो बैक्टीरिया से होती हैं, जिसे हम जीवाणु कहते हैं। एक बात याद रखना, वायरस की जो खोज है वो इवानोविस्की के द्वारा की गई थी। वायरस की जो खोज है वो इवानोविस्की द्वारा की गई थी, जबकि वायरस नाम लुई पाश्चर के द्वारा दिया गया था, और वायरस का क्रिस्टल रूप, नमक जैसा रूप स्टैनली के द्वारा प्राप्त किया गया था। बात क्लियर है। एक वायरस होता है जो बैक्टीरिया को एक वायरस होता है जो बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करता है, जिसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं। बैक्टीरियोफेज की खोज किसने की? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि अनिल, ये मैथ्स का क्वेश्चन है। अब देखो ये मैथ्स का क्वेश्चन है, यहां दे दिया, पता नहीं शायद फिजिक्स के आधार पर दिया है। अनिल की उम्र, अनिल की उम्र, कुछ उम्र दी थी, शायद कुछ उम्र दी थी। उस उम्र में बताया था कि उसकी जो ऊंचाई है, जो हाइट है, वो 150.7 सेंटीमीटर है, और कुछ वर्षों बाद उसकी जो ऊंचाई है वो 165.3 सेंटीमीटर हो जाती है। उसकी आयु का अंतर बताइए। तो ये क्या है? ये कोई क्वेश्चन, ये फ्री के नंबर होते हैं, ये आपको गलत नहीं करना। तो कुल मिलाकर 165.3 में से आप 150.7 घटा देंगे तो उसकी अंतर मिल जाएगी आयु का, 14.6 सेंटीमीटर उसकी आयु का अंतर है। नेक्स्ट पूछा था झींगा। झींगा, देखो एक बात हमेशा याद रखना कि झींगा जो है वो हमें मछली जैसा लगता है।
झींगा जो है, जिसे हम झींगा बोलते हैं वो झींगा नहीं होता। झींगा एक्चुअल में मछली जैसा होता है, ये पानी में पाया जाता है, जिसे हम झींगा मछली कहते हैं। ये झींगा मछली मछली नाम है झींगा मछली, लेकिन ये मछली नहीं होती, मछली नहीं होती। क्यों नहीं होती अभी मैं आपको समझाऊंगा। झींगा मछली और तितली एक ही संघ में रखे गए हैं क्यों? एक ही संघ में रखे गए हैं क्यों? इस संघ में रखे गए हैं इसलिए क्योंकि इनके जो पैर हैं वो जुड़े होते हैं। हमेशा किसी भी जीव को उसके नाम पर नहीं बल्कि उसके शारीरिक संरचना के आधार पर संघ में रखा जाता है। बात क्लियर है? चमगादड़ आपको लगता होगा कि पक्षी होगा, जबकि चमगादड़ पक्षी नहीं है। चमगादड़ उड़ता है, पक्षी नहीं है। हमारी कैटेगरी में आता है, स्तनी वर्ग में आता है, मैमल्स में आता है। तो है ना, बहुत सारी मछली हैं, जैसे स्टारफिश है। स्टारफिश नाम लग रहा है, अरे फिश है, तारा मछली, लेकिन मछली नहीं है। झींगा मछली मछली नहीं है। बात समझ में? ऐसे बहुत सारी मछली हैं जो हमें, देखो, नाम के आधार पर व्यक्ति का काम नहीं होता। कई बार आपने सुना होगा कि किसी का नाम रखने से उसका नाम के आधार पर उसका गुण हो, ये जरूरी नहीं होता। कई का नाम, बहुत सारी लड़कियों का नाम शांति होता है, बहुत सारी लड़कियों का नाम शांति होता है, लेकिन शांति नाम की चीज नहीं होती। तो जरूरी नहीं है कि वैसा व्यक्ति हो। हर एक व्यक्ति का जो नाम है वो पॉजिटिव रूप में होता है ना, कि उस नाम के आधार पर वो व्यक्ति अच्छा काम करे, लेकिन वो हमेशा, मतलब हमेशा तो नहीं, 90% उसमें बुरे काम होते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि नाम के आधार पर उसका क्लासिफिकेशन हो। तो तितली और झींगा मछली में जो पैर हैं वो ज्वाइंट होते हैं, लेग, ज्वाइंटेड लेग होते हैं, संधित पैर होते हैं, इसलिए उन्हें एक ही फाइलम में रखा गया है। किस फाइलम में रखा गया है, आंसर मुझे चाहिए। नेक्स्ट पूछा था कि बाष्पीकरण की दर किस पर निर्भर करती है। एक्चुअली में पूछा गया था किस पर निर्भर नहीं करती। तो किस पर निर्भर नहीं करती? पदार्थ के रंग पर। पदार्थ का रंग हो, इससे क्या फर्क पड़ता है कि बाष्पीकरण होगा कि नहीं होगा? ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पानी चाहे सफेद हो, पानी चाहे लाल हो, बाष्पीकरण तो होगा ही। ठीक है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क पर किस पर पड़ता है? वायु की आर्द्रता पर, ह्यूमिडिटी। अगर वातावरण में ह्यूमिडिटी 100% है तो बाष्पीकरण नहीं हो सकता। पवन वेग, हवा अगर चल रही है तो हवा के तेज और मध्य, मतलब स्लो होने पर भी इस पर फर्क पड़ेगा। और सरफेस एरिया अगर कम है तो बाष्पीकरण कम होगा। सरफेस एरिया ज्यादा है, धूप ज्यादा पड़ेगी, पानी ज्यादा उड़ेगा, है ना, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा था कि जो आयाम होता है वो किस पर निर्भर करता है। आयाम जो है वो किस पर निर्भर करता है? तो आयाम सीधा सा है कि माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन। ये माध्य स्थिति है, इससे अधिकतम, यहां से यहां। इसे देखो, पेंडुलम देखा है आपने? पेंडुलम जो होता है वो इस तरीके से होता है, वो यहां से यहां अधिकतम जितना जाएगा उस वही आयाम कहलाता है। मतलब माध्य स्थिति से अधिकतम दूरी कहलाती है। पूछा था नेक्स्ट क्वेश्चन, चींटी में कौन सा अम्ल होता है? बच्चा जानता है, चींटी जब काटती है तो हमारे अंदर फॉर्मिक अम्ल चला जाता है। कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक एसिड चला जाता है। कभी कभी हो सकता है फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला आपसे पूछ ले, तो फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला जो है वो ये लिखा है, HCH ये HCOOH हो सकता है ऑप्शन में फॉर्मिक एसिड ना लिखा रहे, फॉर्मूला दे दे। तो HCOOH फॉर्मिक एसिड होता है और HCHO फॉर्मेल्डिहाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक खंड से पूर्ण जीव बनना। देखो ये वही क्वेश्चन फिर से आ गया, रीजनरेशन से क्वेश्चन हर पेपर में आ रहा है। एक खंड से पूर्ण जीव बनना क्या कहलाता है? जैसे मेरी उंगली में यहां से काट दूं, मेरी उंगली यहां से काटी मैंने, उंगली वहां गिर गई और उंगली से एक फिर से व्यक्ति बन जाए, इसको कहते हैं पुनर्जनन या पुनरोद्भवन या रीजनरेशन। ठीक है, तो एक खंड से जीव बनना पुनरोद्भवन या पुनर्जनन कहलाता है। नेक्स्ट पूछा था कि दवा ए स्थान से बी स्थान जा रही है। हवा है ये। हवा ए स्थान से बी स्थान जा रही है, क्या होगा? सीधी सी बात है, जहां से जाती है वहां उच्च दबाव होता है और जहां पर जाती है वहां निम्न दबाव होता है। सीधा सा मैंने कल आपको प्रकृति में एक नियम बताया था कि प्रकृति में हमेशा ट्रांसफर अधिक से कम की ओर होता है, ना कि कम से अधिक की ओर। चाहे विद्युत धारा हो, है ना, तो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस से आएगी,
आपके घर से पावर हाउस बिजली चली जाए, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अधिक कहाँ है, वहां है, तो अधिक से कम की ओर जाएगी। 2 टंकियों में पानी भर दीजिए, एक टंकी फुल भर दीजिए, एक टंकी आधी भरिए, तो आधी टंकी का पानी भरी टंकी की ओर नहीं जाएगा, बल्कि भरी का आधी की ओर आएगा। ये प्रकृति का नियम है। ऐसा क्यों होता है, इस पर आज तक कोई प्रकाश नहीं डाल पाया। ये प्रकृति का नियम है। पानी बहता क्यों है? बहता है भाई, द्रव है इसलिए बहता है। तो सीधी सी बात है, ए स्थान पर उच्च दबाव है, बी स्थान पर निम्न दबाव है, बी की ओर जा रही है, क्या दिक्कत है? पहाड़ पर चढ़ने पर क्या होगा? सीधी सी बात है, पहाड़ पर जाओगे दबाव कम हो जाएगा। दबाव कम होता है इसलिए आपकी नाक की नसें फट जाती हैं, नाक से खून आने लगता है, तो दबाव भी कमता है और ताप भी कम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि पानी का क्वथनांक क्या होगा अगर पानी में हम पानी में हम नमक मिला दें और नमक मिलाने पर उसका तापमान में क्या अंतर आएगा? सीधी सी बात है, अगर आप पानी में नमक मिला दोगे तो जो उसका टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। उसका जो टेम्परेचर है ना, क्वथनांक का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। अगर मान लो पहले 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा था, अगर पहले 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबल रहा था और उसमें आपने नमक डाल दिया, तो वही पानी आपका 100 से ऊपर उबलेगा, है ना। तो पहले 373 पर उबलता था, फिर 373 के केल्विन के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, क्यों चला जाएगा? क्योंकि आप जानते हैं नमक मिलाने से वॉल्यूम बढ़ता है। नेक्स्ट, जंग रोकने के लिए क्या करते हैं? पिछले एग्जाम में पूछा था कि जंग का सूत्र क्या है। हो सकता है आप पूछ ले कि जंग होता क्या है, जंग लगती कैसे है और जंग कब लगती है। जंग हमेशा तब लगती है जब बरसात के मौसम में, जब वातावरण में नमी हो। नमी जब होती है तो ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, और वो ऑक्सीजन नमी के सहारे जब लोहे पर टकराती है तो वो ऑक्सीजन लोहे से क्रिया कर लेती है। लोहे को हम Fe कहते हैं, और ऑक्सीजन जब इसमें मिल जाती है तो Fe2O3 बनता है। यही जंग कहलाता है। जंग को खत्म कैसे किया जाता है? जंग को खत्म पॉलिश करके किया जाता है। पॉलिश ऑप्शन में है तो पॉलिश लगा दीजिए, पेंट ऑप्शन में है तो पेंट लगा दीजिए, बार्निश ऑप्शन में है तो बार्निश लगा दीजिए, लेकिन सही जो आंसर है वो है जस्तीकरण। क्या है? जस्तीकरण, गैल्वेनाइजेशन। क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजेशन या गैल्वनीकरण। गैल्वीकरण कुछ नहीं होता, जिंक जो है जिंक की परत लोहे पर चढ़ा देना गैल्वनीकरण या जस्तीकरण कहलाता है। जस्ता आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जस्ता जो है वो जिंक को कहा जाता है, और जिंक हमारे आवर्त सारणी के डी ब्लॉक का 10वां तत्व है। डी ब्लॉक का जो पहला 2D है, 2D का 10वां तत्व है, जिसका परमाणु क्रमांक 30 है और परमाणु भार 61.25 के आसपास है। ठीक है, तो जिंक को आप याद रखें, है ना, जिसे जस्ता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि शकरकंद भोजन संग्रहण करता है कहां पर। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा, मैं इसे थोड़ा सा चेक करके बताऊंगा। इसमें पूछा था कि शकरकंद जो है, मतलब शकरकंद स्वीट पोटैटो जो है, इसमें भोजन संग्रहण होता है। मतलब कुल मिलाकर शकरकंद जब आप लेते हैं तो वो आपको कहां से मिलता है? जमीन से मिलता है। और उसमें पूछा था कि ये क्या है, तो इसमें आंसर था पत्ती। इसमें आंसर पत्ती था, और पत्ती हो नहीं सकता क्योंकि शकरकंद जो है वो जमीन से मिलता है, तो जमीन में पत्ती नहीं जा सकती। जमीन में या तो जड़ रूपांतरित होगी या तना रूपांतरित होगा, और सही इसका आंसर तना है। लेकिन फिर भी एक बार इसको आप भी चेक कर लेंगे और मैं भी चेक करूंगा, है ना, क्योंकि इसमें पत्ती लिखा था व्यापम के फाइनल आंसर में। ठीक है, लेकिन ये मेरे हिसाब से तना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि समतल दर्पण पर बनता है। सीधे सी मैंने पिछले ही देखो, ये क्वेश्चन सीधा पूछा गया है। पिछले सेट पेपर में पूछा था कि समतल दर्पण पर क्या प्रतिबिंब बनेगा। तो समतल दर्पण पर हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है और छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो वहां पर 3 कथन थे, यहां 1 कथन पूछ लिया, तो ये और इजी हो गया। सम न्यूट्रॉनिक एलिमेंट है, तो सम न्यूट्रॉनिक एलिमेंट जिसमें समान न्यूट्रॉन हो, है ना, तो इसको तो आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। कार्बन 14 और ऑक्सीजन 18। सीधी सी बात है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। अब ये क्यों होता है? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें क्यों होता है? क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, इसलिए इसका 6 है। और उसका डबल हमेशा उसका वो हो जाता है, आपका परमाणु द्रव्यमान हो जाता है, परमाणु भार हो जाता है। ठीक है, तो ये तो फिक्स होता है, ये आपको आवर्त सारणी पढ़ना पड़ेगा। तो सम न्यूट्रॉनिक है, न्यूट्रॉन समान हो जाएंगे, प्रोटॉन की संरचना आपको बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था अकेंद्रीय सेल है। अकेंद्रीय सेल, आप देखो अकेंद्रीय लिखा है, समझ में नहीं आता। सही क्या लिखा होना था कि वह कौन सी सेल है जिसमें केंद्रक नहीं होता। अगर ये पूछूंगा सब बता देंगे।
देखो पूछने पर निर्भर करता है। जैसे आप बचपन में आपने देखा होगा कि कई बार आपसे घर वाले जो है वो टेबल पूछते होंगे, है ना, कि 2 2 जा, तो आप बता देते हैं 4। फिर वो थोड़ा सा उसे घुमाकर पूछ लेते हैं कि 4 कितने 2 जा होता है, तो फिर आप सोचने लगते हैं अरे यार, क्योंकि आपने रटा था कि 2 2 जा 4। ठीक है, तो उसका जब क्वेश्चन आंसर जो है, आंसर को जब क्वेश्चन में बदला जाता है तो वहां पर हमें दिक्कत हो जाती है। तो अकेंद्रीय सेल कौन सी है? आपकी आरबीसी है। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पसेल्स या लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं आपके खून में होती हैं और उनमें केंद्रक नहीं होता। लेकिन एक अपवाद है कि ऊंट का जो खून है, ऊंट और लामा, दो ऐसे जीव हैं संसार में, ऊंट और लामा ऐसे जीव हैं जिनके खून में आरबीसी के अंदर केंद्रक होता है। किसी के अंदर केंद्रक नहीं होता। किसी भी जानवर का खून आप ले लो, उसमें आरबीसी में केंद्रक नहीं होगा, लेकिन ऊंट और लामा में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि 238 यूरेनियम के 10⁻22 एटम का मिलीग्राम में द्रव्यमान कितना होगा? तो इसको निकालना पड़ेगा। इसको निकालने की बहुत बड़ी मेथड है, वो मेथड मैं अभी यहाँ नहीं समझा सकता। उसके लिए आपको बहुत सारी बेसिक चीज़ों का जानना जरूरी है, बहुत सारे फॉर्मूले आपको पढ़ने पड़ेंगे। अंतिम क्वेश्चन था ए व बी, दो पात्र हैं, ए व बी दो पात्र हैं, दोनों पात्रों में पानी भरा हुआ है। दोनों पात्रों में क्या भरा है? पानी भरा हुआ है ना। दोनों पात्रों में पानी भरा हुआ है। दोनों पात्र बीकर समझ लो, है ना, बीकर समझ लो। दोनों का तापमान 75 डिग्री सेल्सियस है। दोनों का तापमान 75 डिग्री सेल्सियस है। दोनों में पानी बराबर है। दोनों में पानी भरा हुआ है। ठीक है, बात क्लियर है। अंतर क्या है? एक पात्र की बाहरी सतह को काला कर दिया, एक पात्र की बाहरी सतह को सफेद कर दिया। दोनों के ताप में क्या परिवर्तन प्राप्त होगा? निम्न कथन पर बताइए। ठीक है, अब सीधी सी आपको एक बात पता होगी कि जो काला रंग है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और जो सफेद रंग है वो एनर्जी को बाहर करता है। इसलिए आपसे कहते हैं लोग कि गर्मी के दिनों में काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, गर्मी के दिनों में सफेद कपड़ा पहनना चाहिए। गर्मी के दिनों में लोग सफेद ही कपड़े पहनते हैं और सफेद ही कपड़ा चेहरे से बांधते हैं। आपने देखा होगा कि हर एक टीम की एक ड्रेस होती है। हर एक टीम की ड्रेस होती है, चाहे T20 खेले, चाहे IPL खेले, चाहे वनडे खेले, ड्रेस होगी, कलरफुल ड्रेस होगी। लेकिन जब भी टेस्ट खिलाया जाता है तो सभी देशों की जो टीम है उसकी जो यूनिफॉर्म है वो वाइट ही होती है, और वाइट से भी और ऊपर की वाइट होती है, बिल्कुल प्योर वाइट होती है। कभी गौर से आप देखना क्यों होती है? क्योंकि टेस्ट हमेशा दिन में खेला जाता है। अब खैर डे नाइट भी होने लगा है, लेकिन टेस्ट अभी भी डे ही है 99%। तो दिन में जब खिलाया जाता है तो दिन में जो है वो खिलाड़ी की क्या है, धूप पड़ के एनर्जी पूरी चली जाती है। तो एनर्जी पूरी खत्म ना हो और जब धूप उनके कपड़ों पर पड़े तो वो धूप रिफ्लेक्ट हो जाए, उसमें एब्जॉर्ब ना हो और ज़्यादा गर्मी ना लगे, इसलिए सफ़ेद कपड़े का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ए पात्र की क्या है, काली है। तो ए पात्र की जब सतह काली होगी तो वो अंदर के 75 डिग्री सेल्सियस का तापमान जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगी। तो इसमें क्वेश्चन में ही दिया था कि 10 मिनट बाद ए का जो ताप है वो 75 से 55 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। क्वेश्चन में ही दिया है कि 10 मिनट बाद ए पात्र का ताप 75 डिग्री सेल्सियस से 55 हो जाता है। बी पात्र के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब ए का कम हो गया, ए का कम क्यों हुआ? क्योंकि ए की जो बाहरी सतह है वो काली है। ए की जो पात्र की बाहरी सतह है वो काली है, तो जब काली है तो अंदर के ताप को उसने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। अंदर के ताप को एब्जॉर्ब कर लिया तो ताप कम गया, किसका, पानी का ताप कम गया। क्यों कम गया? क्योंकि काले ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया तो 75 से 55 हो गया। लेकिन यहीं पर बी पात्र कैसा है, सफेद है। जब बी पात्र सफेद है तो सफेद आपको पता है एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करता। एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करता तो जो उसमें ताप है वो उतना ही बना रहेगा, थोड़ा बहुत करेगा लेकिन उतना नहीं करेगा। तो सही आंसर क्या था कि बी पात्र का जो ताप है वो कितना भी हो लेकिन 55 से तो अधिक ही रहेगा। ऑप्शन ऐसे थे, 55 से कम होगा, 55 से अधिक होगा, दोनों इनमें से कोई नहीं, ऐसे कुछ ऑप्शन थे। तो 55 से अधिक होगा क्योंकि काले की अपेक्षा सफेद बहुत कम एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ताप को एब्जॉर्ब करता है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपको दिक्कत देता है,
कन्फ्यूजन करता है, समस्या देता है, डाउट देता है, दिक्कत देता है, क्लियर नहीं होता, समझ में नहीं आता, कन्फ्यूजन करता है, तो उस क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। उस पर मैं पर्सनल उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको या फिर कमेंट में ही आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आपको ये वीडियो देखकर बहुत अच्छा लगा होगा। आई होप आप इसको बहुत अच्छे से एनालिसिस करते होंगे। इसको आप थोड़ा सा और ऑब्जर्व करिए, नोट्स बनाइए बेहतरीन तरीके से, 2-3 बार देखिए अगर पहली बार आप साइंस पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, और हमारी जो मुलाकात है वो नेक्स्ट एपिसोड में होगी, है ना। तब तक खुश रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।